हेलो गाइस, माय सेल्फ दीपक चौधरी और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 1 जो आपको काम आने वाला है या फिर यूज होने वाला है नीट के अंदर, जेई के अंदर, बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर, ओलंपियाड टेस्ट में, आईसीएससी बोर्ड, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आईसीएससी बोर्ड से अगर आप पढ़ रहे हो वहां पर भी ये बड़ा यूजफुल चैप्टर रहेगा। सीबीएसई बोर्ड से अगर आप 12th पढ़ रहे हो या फिर आप हरियाणा बोर्ड से 12th पढ़ रहे हो, उन सभी के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 फिजिक्स क्लास 12th का ये चैप्टर प्रिपेयर किया है। आई होप आप पूरी वीडियो अगर देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे और हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। बट आपको क्या करते रहना है, पूरी वीडियो के साथ आपको बने रहना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले चैप्टर में अगर मैं चर्चा करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक स्टेप पीछे हम लोग चलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड से एक स्टेप पीछे हम चलेंगे कि वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है study of electric and magnetic field. Study of electric and magnetic field is known as electromagnetism. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ये कहां से मिलता है? जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट पे रखें तो वो क्या करता है, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और जब वो मोशन में हो, इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता ही है, उसके साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, एक तो हमारे पास डेफिनेशन सामने लिखी हुई है कि ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जो इंटरेक्शन करती है या स्टडी करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, या हम लोग बोल सकते हैं कि ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 3 पार्ट बनाएंगे, 3 ब्रांचेस बनाएगी जो कि आपके सामने है। पहली है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि हमारी पहली यूनिट भी है जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद है मैग्नेटिज्म और इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये 3 ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। तो पहली ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और ये क्लास 12th की पहली यूनिट भी है। इसके बाद आप क्लास 12th में देखोगे मैग्नेटिज्म भी एक यूनिट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ही होगा बिकॉज़ ये किसकी ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। बट कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ये जो चार्ज जिसकी हम स्टडी करें वो रेस्ट पे होना चाहिए। अगर वो आपका चार्ज रेस्ट पे है तब तो हम लोग उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस करेंगे, और अगर उसके अंदर मोशन आ गया तो फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का काम नहीं है। तो आज हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, जितने भी चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, वो चार्ज कहाँ रहेगा, रेस्ट के ऊपर रहेगा। ये बात आप लोग समझ के रखोगे। इसके बाद मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है? स्टडी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, बट कौन सा चार्ज होना चाहिए, मूविंग चार्ज होना चाहिए, मूविंग चार्ज। और उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि स्टडी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज को पढ़ रहे हैं, बट वो कहाँ है, रेस्ट के ऊपर है। अगर हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो हम लोग चार्ज की स्टडी कर रहे हैं लेकिन वो मोशन में है और उसके साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टडी तो किसी करनी है, चार्ज की करनी है, बट यहाँ पर ये क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज है, इसकी वेलोसिटी भी कम और ज्यादा हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद जैसे हमारे पास इन सभी की डेफिनेशंस लिखी हुई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच है फिजिक्स की जो स्टडी करती है इलेक्ट्रिक चार्ज को, और वो भी कहाँ, रेस्ट के ऊपर। मैग्नेटिज्म क्या होगा, ये भी ब्रांच है फिजिक्स की, स्टडी करती है मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज को विद
कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करेंगे, लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर भी हम लोग स्टडी करते हैं किसकी, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज की। जब चार्ज के अंदर एक्सेलरेशन आ जाए, पागल हो जाए चार्ज, कभी तेज दौड़ रहा है कभी स्लो चल रहा है, इस कंडीशन में अगर हम लोग चार्ज की स्टडी कर रहे हैं तो वो आपका रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि आपको पता है बहुत टाइम से हम लोग चिल्ला रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वही ओरिजिन है इलेक्ट्रिक चार्ज का। स्ट्रक्चर ऑफ एटम वही ओरिजिन था इलेक्ट्रिक चार्ज का। बिकॉज आपने वहां क्या देखा था, क्लास 9th में भी आता है, क्लास 11th में भी आता है, केमिस्ट्री का पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा एटम का, यहाँ पर क्या था, एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस था सेंटर के अंदर, ये एक न्यूक्लियस है। यहाँ पर कौन था, यहाँ पर थे आपके पास प्रोटॉन, प्रोटॉन थे, और उसके साथ साथ कौन थे, न्यूट्रॉन भी थे। न्यूट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे, ये लोग एग्जिस्ट कर रहे थे न्यूक्लियस के अंदर, कौन, प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन। और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। तो यहाँ पर एक तीसरी चीज हमें मिली जो एटम के अंदर, वो थी इलेक्ट्रॉन। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल की। एलिमेंट्री पार्टिकल से हम लोग क्या समझे, एटम। एलिमेंट्री बिकॉज हम लोग क्या मानते हैं कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, और एटम क्या है, हमारा सबसे छोटा पार्टिकल है, इसलिए हम लोग इसको क्या भी बोल देते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोल देते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये इंटरनल प्रॉपर्टी है इसकी एलिमेंट्री पार्टिकल की, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, दो पॉजिटिव चार्ज या फिर दो प्रोटॉन की अगर मैं चर्चा करूं, दो प्रोटॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दो प्रोटॉन, जैसे दो प्रोटॉन रखे हैं, एक प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब ये रिपेल कर रहे हैं तो इनके बीच में एक फोर्स राइज हो रहा है। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं तो उनके बीच में एक फोर्स राइज होता है, और वो फोर्स कौन सा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स। क्योंकि ये किसकी वजह से आया है, चार्ज की वजह से आया है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से आया है, इसलिए हम लोग इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को आप सिंपली क्या समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है इसकी एलिमेंट्री पार्टिकल यानी कि एटम्स की, जिनकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स राइज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स राइज होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद इसकी अगर एसआई यूनिट पे चर्चा करें तो वो कूलम होती है, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की, और जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से। कैपिटल सी से हम लोग डिनोट करते हैं इसको, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम को। इसके बाद हमारे पास अगर मैं सीजीएस यूनिट की चर्चा करूं, सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट पे चर्चा करें तो यहाँ पर दो कंडीशंस बनती हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो उसकी सीजीएस सिस्टम में अलग यूनिट होती है, और जब वो मोशन में होता है तब उसकी सीजीएस सिस्टम में अलग यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल, जब वो रेस्ट पे होगा, जब चार्ज कहाँ होगा, रेस्ट पे, तो रेस्ट वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसकी जो ऐसा यूनिट बनेगी वो बनेगी सेट कूलम, या फिर इसको ईएसयू भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू। या फिर इसको आप लोग नाम भी दे सकते हो फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन वो व्यक्ति था, वो साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी की थी। तो हम लोग इसकी तीन यूनिट सीजीएस सिस्टम में बता सकते हैं जब चार्ज रेस्ट पे हो। आप याद रखोगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या है, तो आपको क्या देखनी पड़ेगी, कंडीशन देखना पड़ेगा कि चार्ज अब रेस्ट में है या फिर मोशन में है।
अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी अलग टाइप की यूनिट है, और अगर वो मोशन में है तो उसकी अलग टाइप की यूनिट है। यहाँ हमारे पास कहाँ किस पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग? रेस्ट चार्ज पे चर्चा कर रहे हैं। जब रेस्ट पे होगा चार्ज तो उसकी ये 3 यूनिट आप लोग बोल सकते हो, सेट कूलम बोल सकते हो, ईएसयू बोल सकते हो, ईएसयू इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसको फ्रैंकलिन भी बोल सकते हो। ये तो फ्रैंकलिन उसके नाम पे दी गई है यूनिट, जो जिसने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रिक चार्ज की। और जो ये फ्रैंकलिन है या फिर ईएसयू आप बोल दो, सेट कूलम बोल दो, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। इससे छोटी यूनिट नहीं है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर कर सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? अगर मैं कूलम पे चर्चा करूं तो ये क्या होती है? 1/3 × 10 raised to power 9 कूलम के इक्वल होती है। 1 ESU 1 ESU is equal to 1/3 × 10 raised to power 9 कूलम। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 1 कूलम है वो 3 × 10 raised to power 9 ESU के इक्वल है। दोनों ही बातें आपकी क्या रहेगी? सही रहेंगी, एक्यूरेट रहेंगी। इसके बाद जब वो चार्ज कहाँ आ जाए? मोशन के अंदर। अगर चार्ज मोशन में है और तब आपसे पूछा जाए कि इसकी सीजीएस यूनिट बताइए, सीजीएस सिस्टम से यूनिट बताइए। सीजीएस सिस्टम आप समझते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई, यानी कि हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर अगर चार्ज मोशन के अंदर है तो उसको हम लोग ऐसा यूनिट बोलते हैं एड कूलम या फिर ईएमयू। ईएमयू का मतलब यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट। इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट यानी कि जब चार्ज कहाँ है? मोशन के अंदर है, तब आप लोग क्या कहोगे कि ये एड कूलम के इक्वल होता है। और 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम होता है, यानी कि कूलम से बड़ी यूनिट है, एसआई से बड़ी यूनिट है। कौन? सीजीएस सिस्टम में जब चार्ज कहाँ हो? मोशन के अंदर हो। 1 EMU इज इक्वल टू होता है 10 कूलम के, यानी कि कूलम से भी बड़ी यूनिट है EMU। ऐसा आप लोग याद रखोगे। सबसे छोटी यूनिट फ्रैंकलिन हुई, ESU हुई, उसके बाद आपका कूलम आएगा और उसके बाद कौन आएगा? EMU आएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ और भी यूनिट है, जैसे फैराडे। फैराडे इज द यूनिट ऑफ चार्ज, और ये सबसे बड़ी यूनिट भी है। फैराडे इज द बिगेस्ट या लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये किसके इक्वल होती है? 96,500 कूलम के इक्वल, यानी 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। और ये चार्ज की क्या रहेगी? सबसे बड़ी यूनिट रहेगी। इससे बड़ी कोई यूनिट नहीं है चार्ज की, ऐसा हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद जैसे हमें चर्चा करनी है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर कि इसका डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन आप लोग भली बात ही जानते हो, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा डायमेंशन। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग YouTube पे जब टाइप करोगे डायमेंशंस तो वहां पर भी आपको समझ आ जाएगा कि डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ आपने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो I होता है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, वो इक्वल रहता है Q/T के। I इज इक्वल टू Q/T। यहाँ पर Q कौन है? इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और जो T क्या है? टाइम है। तो यहां से I डायमेंशन में इसको I ही लिखते हैं, ये T इस साइड आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसको T लिख देंगे। तो IT इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। I into T, T यानी कि 1। यहाँ पर इसको अगर मैं बहुत अच्छे से लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकते हो, M0 L0 T1 और I। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप कितने हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज कौन से होते हैं? जब क्या हो किसी भी बॉडी के अंदर, जैसे कोई बॉडी थी, इसके अंदर मैं ऐसा मान के चलूं कि इसके अंदर क्या थे? 5 प्रोटॉन थे या फिर 2 प्रोटॉन थे और 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। ऐसा समझ लेते हैं कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन थे और 2 ही क्या थे? इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या हुआ? इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जैसे बाहर चला गया,
तो यहाँ पर क्या रहेंगे, 2 प्रोटॉन बचे और इलेक्ट्रॉन रहा 1। तो इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी ऐसा बोल सकते हो, अगर किसी बॉडी के ऊपर क्या हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्सीड कर जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रह जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, या नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से किसी बॉडी के अंदर, तो वहां उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्सीड्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब क्या होगा, बढ़ जाएगा कौन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो उस समय हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद जैसे हमारे पास नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है, जब नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीड कर जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। किसी बॉडी के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन बनी कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और एक सिंगल प्रोटॉन है, तो ऐसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अधिक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो इसलिए इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज। इसके बाद जैसे हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके अंदर हमें क्या डिस्कस करना है, देखिए यहाँ पर जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये लिखी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से हेट करते हैं, ऐसा आप लोग समझ सकते हो, एक दूसरे से नफरत करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से नफरत करता है तो वो क्या करता है, उससे दूर भागता है, दूर चला जाता है। यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या करेंगे, आपस में हेट करेंगे या फिर रिपेल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर इन दोनों को पास पास रखा गया तो ये इधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा, ठीक है। तो 2 जगह पॉजिटिव चार्ज, 2 एक जैसे चार्ज अगर हम लोगों ने साथ साथ रख दिए तो क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से हेट करेंगे। अगर यहाँ मैं बात करूँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को लव करते हैं, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, ठीक है। यानी इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अगर एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अगर दोनों अलग अलग चार्ज हैं, दोनों अलग अलग टाइप के चार्ज हैं, दोनों अलग अलग नेचर के चार्ज हैं, ऐसी सिचुएशन में वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक ही नेचर का चार्ज है, एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, तब भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर उन दोनों का नेचर अलग अलग है तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर भी जैसे, ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज तो एक दूसरे को हेट करेंगे, रिपेल करेंगे। इसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, जैसे कि लाइक चार्ज है वो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की कोई चर्चा नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड पे चर्चा की जाए, दिशा की डायरेक्शन की कोई बात ना हो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर भी डायरेक्शन पे कोई चर्चा नहीं होती, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी ये है। इसके बाद जो चार्ज है वो ट्रांसफरेबल है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर चार्ज क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। जैसे आपके पास एक चार्ज बॉडी थी, इसके ऊपर चार्ज था कुछ, एक आपके पास थी अनचार्ज्ड बॉडी, लेट्स अज्यूम एक आपके पास अनचार्ज्ड बॉडी है। तो अब जब आप लोग इस अनचार्ज्ड बॉडी को इस चार्ज्ड बॉडी के पास लेकर के आओगे, इसके कांटेक्ट में लेकर के आओगे, तो इसके ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा, यानी कुछ अमाउंट चार्ज की यहाँ क्या कर जाएगी, ट्रांसफर कर जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि चार्ज है वो क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने की। इसके बाद मटेरियल्स पे चर्चा हो रही है कि कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं। अब ये मटेरियल्स को हम लोगों ने किस टाइप से डिफाइन किया है, यानी कि जो चार्ज को कंडक्ट कर दे। हमें ये तो पता चल गया कि चार्ज है वो ट्रांसफरेबल है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो सकता है, बट अब मटेरियल्स पे भी डिपेंड करता है कि वो चार्ज ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किसके थ्रू होगा।
जैसे मैं आपको अगर बताऊं कि चार्ज अगर ट्रांसफर होता है तो वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है। प्रोटॉन का इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं होता, प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। इसका रीजन ये है कि जो प्रोटॉन है वो एटम के अंदर न्यूक्लियस में बना होता है और न्यूक्लियस के उसको क्या करता है, बांधे रखता है और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से बांधे रखता है, इसलिए जो प्रोटॉन है वो फ्लो नहीं कर सकता। बट अब इलेक्ट्रॉन की वजह से जितना भी चार्ज होगा ट्रांसफर वो हो जाएगा। तो अब इस अकॉर्डिंग कि चार्ज कहां से ट्रांसफर होगा कहां से नहीं, हमने इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है मटेरियल को। तो पहला पार्ट हमारे पास वैसे कंडक्टर है, दूसरा पार्ट हमारे पास सेमीकंडक्टर है और तीसरा पार्ट हमारे पास इंसुलेटर है। तो कंडक्टर्स कौन से होते हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं जो जितना अमाउंट चार्ज उसके ऊपर आएगा उस पूरे के पूरे चार्ज को वो क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे या इजीली ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो कंडक्टर वो है जो क्या करता है, चार्ज को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर सकता है और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को परमिट करता है, ऐसा तुम लोग बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को परमिट करता है अपने अंदर से गुजरने के लिए या फिर फ्लो करने के लिए। इसको हम बोलते हैं कंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर कुछ एक अमाउंट चार्ज की क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। जैसे आपने यहाँ से, जैसे मैं एक कंडक्टर का एग्जांपल देता हूँ, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर से यहाँ से इसको 10 कूलम्ब चार्ज मिला और इसने यहाँ तक पहुंचा दिया अगर 10 कूलम्ब को, तो ये कंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, जैसे इसको अगर 10 कूलम्ब चार्ज दिया जाए तो कोई श्योरिटी नहीं कि यहाँ 10 कूलम्ब आएगा ही है, जैसे 5 कूलम्ब पहुंच जाए, 6 कूलम्ब पहुंच जाए, लेकिन पूरा 10 का 10 कूलम्ब ये क्या नहीं कर पाता, ट्रांसफर नहीं कर पाता। और इंसुलेटर कौन होते हैं, इंसुलेटर तो वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्कुल भी फ्लो ना करता हो, जैसे कि वो होल्ड कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। जैसे आपने यहाँ से इसको 10 कूलम्ब चार्ज दिया, यहाँ चेक करें तो 0, कोई भी चार्ज यहाँ नहीं पहुंचा, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज फ्लो नहीं करता, इसके अंदर एक होल्स भी होते हैं, ठीक है, आगे आप पढ़ोगे कि होल्स भी होते हैं सेमीकंडक्टर में जो रीजन बनते हैं चार्ज के ट्रांसफर का। बाकी कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज ट्रांसफर होता है और इंसुलेटर में तो चार्ज ट्रांसफर होता ही नहीं, ना इलेक्ट्रॉन की वजह से ना होल्स की वजह से, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर में चार्ज दोनों कारण है, इलेक्ट्रॉन भी एक रीजन है उसके ट्रांसफर होने का और दूसरा कौन है, होल्स भी है। इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जो बात मैंने अभी आपको बताई है कि जो चार्ज ट्रांसफर होता है इसके अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो ड्यू टू किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सेम वही चीज लिखी हुई है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम व्हिच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव चार्ज but due to strong nuclear forces the protons are bound together strongly। यानी कि ये सारे के सारे मैटर हैं वो किससे बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं। बट अब इसके अंदर क्या है, अब इस एटम के अंदर क्या है, 3 चीजें हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से एक तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल, एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। और अब इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या कर सकता है, वैरी कर सकता है, लेकिन प्रोटॉन वैरी नहीं कर सकता या फिर फ्लो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर फोर्स से बना हुआ है और इसके अंदर बना हुआ है न्यूक्लियस। तो यही बताती है हमें कौन, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या कहती है कि जितना भी चार्ज ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, उसका रीजन केवल कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो किसकी वजह से होगा, केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है कि हम जब किसी वस्तु को, एक चार्ज बॉडी को बिना किसी, या ऐसा समझ सकते हैं कि एक अनचार्ज बॉडी को बिना किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ले आए, हम लोग उसको क्या कर दें, चार्ज कर दें, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जैसे क्या है, electrostatic induction is the physical phenomena in which a material
can be charged without any actual contact with a charged body on bringing two substances close to each other due to induction property some movement of charge carriers from one object to another। यानी कि हम लोग एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं लेके आते और फिर भी क्या कर लेते हैं, दूसरी बॉडी को चार्ज कर देते हैं। जैसे इस फिगर से आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पर अगर मैं इस स्फीयर पे चर्चा करूं तो ये क्या है, अभी अनचार्ज्ड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि ये तो क्या है, अभी अनचार्ज्ड है। उसके बाद हम लोग क्या लेके आए, एक चार्ज्ड बॉडी लेके आए, इसको इसके पास रखा तो इससे क्या हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन है वो सारे एक साइड आ गए, यानी कि इन प्रोटॉन्स ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज बचा था उसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड से जोड़ दिया, जिसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और ये क्या हो गया, पूरा पॉजिटिव चार्ज कैंसिल आउट हो गया। इस टाइप से हम लोग फिर अगर अब इस बॉडी को हटा भी देंगे, इस चार्ज बॉडी को हटा भी देंगे, फिर भी इस पूरी बॉडी पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस सिचुएशन से किसी बॉडी को चार्ज करना, इस वे से, इस तरीके से किसी बॉडी को चार्ज करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। इसके बाद हम इसका एक दूसरा एग्जांपल कुछ ऐसा भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास एक स्फीयर है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा है, लेट्स अज्यूम इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आप लोग एक दूसरा स्फीयर इसके पास रख दीजिए, इसके अंदर जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इस तरह से चार्ज फैला हुआ है। जैसे इस बॉडी को आप इसके पास लेके आए तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके बिल्कुल पास आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ रह जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक कर लेगा। इसके बाद जैसे हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, फिनिश। तो हमारी जो बॉडी के ऊपर चार्ज बचेगा वो केवल क्या बचेगा, नेगेटिव। कुछ इस टाइप से किसी बॉडी को चार्ज करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। इसके बाद हमारे पास है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, एक तो एडिटिविटी है, दूसरा क्वांटाइजेशन है और तीसरा है कंजर्वेशन। ये तीन प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझनी है और ये तीन प्रॉपर्टी को अगर हम समझ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बहुत सारी चीजों को हम लोग इजीली समझ पाते हैं। अगर ये तीन चीजें हमें अच्छे से समझ आ जाती है। सबसे पहले एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो उसके अंदर जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वजह से होगा, उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से होगा। ये क्या कहता है कि the additive property of electric charge says that if there are n number of charges present inside the total charge, present will be the algebraic sum of the individual charges। ये कहता है कि जैसे एक बॉडी है, इसके अंदर n चार्जेस हैं, लेट्स अज्यूम जैसे कोई 2 कूलम का चार्ज है, कोई 3 कूलम का चार्ज है, कोई 4 कूलम का चार्ज है और एक -1 कूलम चार्ज है। ये n चार्जेस इसके अंदर रखे गए हैं। तो इसमें अगर तुम लोग टोटल चार्ज निकालने का प्रयास करोगे या फिर टोटल चार्ज बताना चाहोगे तो आप इन सब का अलजेब्रिक सम कर दीजिए। अलजेब्रिक सम जैसे 2 + 3 + 4 और उसके बाद क्या है -1, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, 2 + 3 5 + 4 9 -8, यानी इस बॉडी पे टोटल चार्ज 8 कूलम है। ये बताती है प्रॉपर्टी। यानी टोटल चार्ज जब भी आपको निकालना हो तो आपको क्या कर देना है, जितने भी चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं, 10 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, 5 चार्जेस हैं, उन सभी का क्या कर देना है, अलजेब्रिक सम कर देना। यही कहलाती है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद हमारे पास स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्टिंग इन नेचर, यानी कि छोटे से छोटा चार्ज कौन सा है जो एग्जिस्ट कर रहा है नेचर पे, तो वो चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन। याद रखोगे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो सबसे छोटा एग्जिस्टिंग चार्ज है E, और E कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है और ये चार्ज क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। यहाँ अभी अभी शो करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, आप लोग समझ जाएंगे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद आजकल एक और भी पढ़ा जाता है जैसे कि क्वार्क्स होते हैं जिनके ऊपर छोटा चार्ज रहता है, किससे भी, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज रहता है क्वार्क्स पर, बट ये क्या नहीं कर सकते, फ्रीली एग्जिस्ट ये नहीं कर रहे हैं। फ्रीली एग्जिस्ट या फिर जैसे कि ट्रांसफर ये क्या करते हैं, इनके ऊपर जैसे E/3 चार्ज होता है, ऐसा बोला जाता है E/3 या 2E/3, कुछ इस टाइप का इनके ऊपर चार्ज होता है। बट अकेला क्वार्क्स अभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, या फिर हम इसको डिफाइन अभी नहीं कर पाए हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अभी स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्टिंग इन नेचर है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, यानी कि अगर किसी बॉडी से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जितना होगा। इससे क्योंकि क्या होगा, जब भी चार्ज को ट्रांसफर होना है तो कौन ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा तो उसकी वजह से चार्ज भी एक इलेक्ट्रॉन जितना ही दूसरी बॉडी पर पहुंचेगा। क्वार्क्स अभी ऐसा नहीं हम लोगों ने बोला है कि क्वार्क्स में अकेला क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि जो स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्टिंग इन नेचर है वो अभी के लिए कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद हमारे पास आता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये क्वांटाइजेशन वर्ड है, क्वांटाइजेशन, इसको ड्राइव किया गया है वर्ड क्वांटा से, क्वांटा वर्ड से इसको ड्राइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है पैकेट। क्वांटा मीन्स क्या होता है, पैकेट होता है। यानी कि ये वही बात क्या बोल रहा है कि जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर वो क्या होगा, पूरी बॉडी के ऊपर नहीं फैला होगा, क्या होगा, पैकेट्स में मिलेगा। पैकेट्स में कैसे मिलेगा, जैसे ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर क्या, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, ये चार्ज कहाँ कहाँ है, छोटे छोटे पैकेट्स में बटा हुआ है, ऐसा समझो आप लोग। यानी कि अगर इस बॉडी पे टोटल जैसे 10 कूलम चार्ज है तो ये चार्ज इस पूरी बॉडी पर नहीं फैला हुआ, बाकी क्या है, कुछ जगह पर रखा हुआ है। और ये कितना हो सकता है, ये कितनी जगह पर हो सकता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, जहां पर बॉडी में इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पर ये क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। ये क्या कहता है कि टोटल चार्ज है किसी भी बॉडी पर वो हमेशा क्या रहता है, मल्टीपल या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रहता है। इन्होंने क्या बताया कि Q है वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा, N into E के रहेगा। ये Q कौन है हमारे पास, Q is the charge, Q is the charge and N is the number of electron। किसी भी बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतना ही क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। तो और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, हमेशा इंटीजर रहेंगे, इंटीजर। व्हाई, बिकॉज चार्ज को अभी हम लोग पढ़ गए हैं, सबसे छोटा चार्ज है तो इसको हम तोड़ तो सकते नहीं। अगर चार्ज टूटेगा नहीं तो ये आधा नहीं होगा, हाफ नहीं होगा, और ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन या तो एक या फिर दो, यानी कि इंटीजर्स में रहेगा, क्योंकि इसको ब्रेक करना मुश्किल है, और जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ये फ्रैक्शन में इसका नंबर नहीं आ सकता। वो हमारे पास एक फॉर्मूला मिला, Q इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, NE रहेगा। जैसे आपसे कुछ पूछ सकता है कि एक बॉडी है उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस पर टोटल चार्ज बताइए। तो चार्ज क्या होगा, 2 into charge on an electron 1.6 into 10 raised to power minus 19, that is the total charge on that body। इसके बाद हमारे पास आता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में आपके पास डेफिनेशन सामने है, चार्ज इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ Q इज इक्वल टू Ne, और here N is an integer and E is the charge on an electron, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर प्रोटॉन भी आप लोग बोल सकते हो। बस हमारे पास क्या है, सिंपल होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है, और अगर प्रोटॉन है तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। मैग्नीट्यूड ऑफ E पे चर्चा हो जाए तो ये क्या है, E इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। ये आप याद रखोगे कि इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, और इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक चार्ज कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, और अगर ये N हो जाए तो क्या हो जाएगा, N into E।
इसके बाद हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन, कंजर्व्ड वर्ड यानी कांस्टेंट। कंजर्वेशन क्या होता है? जो कांस्टेंट होता है। तो चार्ज भी पूरे ब्रह्मांड का क्या है? कांस्टेंट है। ना तो ये इसको अलग से हम बना सकते नया चार्ज, और ना ही जो पहले से प्रेजेंट चार्ज है उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर एक बॉल मैं लेता हूँ, इस बॉल के अंदर जैसे ये 3 बॉल्स और रखी हैं। इस बॉल पे जैसे 5 कूलम चार्ज है, इस पे 2 कूलम और इस पे 3 कूलम। अगर आपको इसी के बारे में उसके बाद सिचुएशन ऐसी बना दी जाए कि इन 3 बॉल्स पर अब चार्ज क्या हो गया है? ट्रांसफर हो गए। जैसे इस पे 7 हो गया है, इस पे 8 कूलम हो गए, तो थर्ड बॉल पे चार्ज कितना होगा? तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि चार्ज क्या है? कांस्टेंट है। चार्ज कभी भी खत्म नहीं हो सकता या फिर नया चार्ज नहीं बन सकता। ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर जैसे 10 कूलम चार्ज है, तो यहाँ आने के बाद भी ये चार्ज क्या रहेगा? 10 कूलम ही रहेगा। यहाँ पर हमने देखा 5 2 7 3 10 है, तो यहाँ पे 7 और 8 15, तो यहाँ पर क्या रहेगा? -5 कूलम चार्ज रहेगा। -5 कूलम चार्ज होते ये भी कितना रहेगा? 10। यानी कि चार्ज है वो क्या है? कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें सिखाता है कि the law of conservation of charge states that electric charge can neither be created nor be destroyed। ना तो इसको हम बना सकते ना ही इसको हम खत्म कर सकते। एक क्लोज सिस्टम में amount of charge remains the same when something changes its charge doesn't create charge but transfer it। हम लोग क्या कर सकते हैं? चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट नहीं कर सकते। एक अनचार्ज्ड बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये अनचार्ज्ड पेन मेरे पास है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? चार्ज कर सकता हूँ। दूसरी बॉडी से चार्ज लेकर के मैं इसको चार्ज कर सकता हूँ, बट मैंने ये कोई नया चार्ज नहीं बनाया है। जैसे यहाँ पर अगर हम चर्चा करेंगे, एक चार्ज्ड बॉडी थी, यहाँ पर क्या था? अनचार्ज्ड बॉडी थी। उसके बाद क्या हो गया? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो गया। जितना चार्ज यहाँ ट्रांसफर होगा उतना ही यहाँ कम हो जाएगा। टोटल चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद हमने ये 3 प्रॉपर्टी आज डिस्कस कर ली है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? एक तो एडिटिविटी, एक क्वांटाइजेशन और एक कंजर्वेशन। एडिटिविटी में हमने क्या देखा कि टोटल चार्ज होगा, n चार्जेस का जो टोटल चार्ज होगा वो इसको हम लोग क्या कर देंगे? सभी का अलजेब्रिक सम कर देंगे। सभी चार्जेस का हम लोग अलजेब्रिक सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा। अलजेब्रिक सम जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा। और इसके बाद जैसे हमारे पास क्वांटाइजेशन में हमको क्या सिखाया कि जो Q है वो इक्वल है n में E के, और जो n है वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये हमेशा क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा। और E क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, जिसकी अमाउंट होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद हमारे पास कंजर्वेशन है। इसने हमें क्या सिखाया? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना ही तो बनाया जा सकता और ना ही खत्म किया जा सकता। ये क्या है? कांस्टेंट है एक क्लोज सिस्टम के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या फिर 1 कूलम चार्ज? क्वेश्चन ये है कि कौन बड़ा है? व्हिच इज बिगर, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या फिर क्या? 1 कूलम चार्ज। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो सबसे छोटा चार्ज है वही कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन छोटा चार्ज है और 1 कूलम चार्ज बड़ा है। ठीक है। और इसके बाद इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस बन सकते हैं 1 कूलम चार्ज से। तो पहला क्वेश्चन था व्हिच इज बिगर, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 1 तो यही था, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास आंसर क्या आया कि
1 कूलम चार्ज, a कूलम चार्ज इज ग्रेटर देन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा आप लोग लिख सकते हो a 1 कूलम चार्ज इज ग्रेटर देन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा कि एक अगर ऐसा है कि एक कूलम चार्ज बड़ा है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन से, तो एक कूलम चार्ज में कितने चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू N इंटू में E। यहाँ पर हमें ये गिवन है 1 कूलम और N हमें फाइंड आउट करना है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 होता है, तो N की वैल्यू हमें मिली 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या बनाएंगे, एक कूलम चार्ज बनाएंगे। इसका आंसर हमें मिला ये। इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रिलेट करेंगे किसके साथ, मास के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास है कि चार्ज है वो क्या है, दो टाइप का है। चार्ज है कितने टाइप का है, 2 टाइप्स का है। कौन कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन मास केवल एक ही टाइप का है, मास का कोई दूसरा प्रकार नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके पास 2 टाइप के फोर्सेस भी होते हैं। इसके पास चार्ज के पास एक तो अट्रैक्शन, उसके बाद रिपल्सन। यानी कि दो अगर एक जैसे चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। और अगर दोनों अलग अलग टाइप के चार्ज है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं मास की, तो इसमें केवल क्या रहता है, अट्रैक्शन रहता है। आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में कि 2 मासेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद हमारे पास है कि चार्ज है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। यानी सबसे छोटा चार्ज हम लोगों को पता है कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन हमें अभी भी क्वांटाइजेशन ऑफ मास पे हमने कोई भी चर्चा नहीं की है। हम लोग यही मान के चलते हैं कि अगर किसी का मास 50 केजी है तो वो उसके हर जगह फैला हुआ है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। क्वांटाइजेशन ऑफ मास अभी तक एस्टैब्लिश्ड नहीं है, या फिर हम लोग ये पता अभी तक नहीं कर पाए हैं। इसके बाद हमारे पास है कि चार्ज की ऐसा यूनिट कौन है, कूलम है, और मास की ऐसा यूनिट कौन है, केजी है। तो ये वो मेन डिफरेंसेस हैं इसके अंदर, मास और चार्ज के अंदर। इसके बाद हमारे पास है इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। स्पीड का क्या इफेक्ट रहेगा मास पे और इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। देखिए स्पीड का चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, स्पीड का चार्ज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आप लोग याद रखोगे कि जो चार्ज है, चार्ज वो इफेक्टेड नहीं होता। चार्ज इफेक्टेड नहीं होता किसकी वजह से, स्पीड की वजह से। कोई कितने भी स्पीड से दौड़ रहे, अगर किसी का चार्ज 10 कूलम है तो वो 10 कूलम ही रहेगा। उसकी स्पीड बढ़ रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता चार्ज के ऊपर। बट मास के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, मास के ऊपर इसका इफेक्ट रहता है। जैसे जैसे हमारे पास एक बुक थी या फिर एक थ्योरी थी रिलेटिविटी की, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसका एग्जैक्ट नेम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहते हैं कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा या जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ऑब्जेक्ट की, वैसे वैसे उसका मास भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ऑब्जेक्ट की, वैसे वैसे उसका मास क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो और वो कैसे बढ़ेगा, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इस रिलेशन से वो मास बढ़ेगा। m क्या है, m तो है जिस स्पीड पे आप लोग मास फाइंड आउट कर रहे हो बॉडी का। m नॉट क्या है, उसका रेस्ट मास। 1 minus v is the speed of that body and c is the speed of light। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो कि अगर ये v बहुत छोटा हुआ, जैसे कि
10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। ऐसी सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा और m इज इक्वल टू m नॉट हो जाएगा। बिकॉज ये अगर बहुत छोटा हुआ तो c तो बहुत ज्यादा होता है, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्वांटिटी पर बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि हम आमतौर पर जैसे हम चलते हैं, हमारे चलने से क्या हमारा मास बढ़ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर होगा भी तो बहुत ही ऐसा इम्पैक्ट आएगा जिसका हमें पता भी नहीं चलेगा, बहुत छोटा सा चेंज आएगा। लेकिन अगर हमारी स्पीड बहुत अधिक हो जाए, हमारी स्पीड पहुंच जाए स्पीड ऑफ लाइट के आसपास, तब इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट का जो मास है या हमारा मास है वो बढ़ जाएगा। ऐसा देखा गया है इसके ऊपर, जैसे इलेक्ट्रॉन में मोशन आता है, अल्फा पार्टिकल में मोशन आता है, बहुत छोटे चार्जेस हैं, उनके ऊपर मास बहुत कम है, उनके ऊपर थोड़ा सा भी अगर हम फोर्स लगा दें, 1 न्यूटन भी फोर्स लगा दें, तो उनके अंदर काफी भारी मात्रा में, बड़ा भयंकर मात्रा में एक्सेलरेशन आता है, जिनकी वजह से उनकी स्पीड पहुंच जाती है इसके आसपास, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास, और उस सिचुएशन में मास के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ये बात हमें पता चली थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जो आइंस्टाइन साहब के द्वारा लिखी गई है या फिर बताई गई है। इसके बाद आपके पास आता है गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये ग्रास रोड नहीं होगा, यहाँ ये क्या आएगा आपका, गोल्ड फॉयल लिख सकते हैं, गोल्ड फॉयल। ये क्या है? ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है जो आपको बताता है कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या फिर नहीं है। ये वो डिवाइस है जिससे हमें पता लगेगा कि कोई बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है। इसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। कैसे पता लगेगा? जैसे कि आप एक चार्ज बॉडी को इसके पास लेकर के आओगे तो इनका ना ये एंगल चेंज होगा, कुछ इस तरह का ये होता है। लेकिन यहाँ से हमारा जो ये एंगल है, ये एंगल क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें पता चल रहा है कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है। अगर इसके अंदर बिल्कुल भी डेविएशन ना आए, एंगल में चेंज बिल्कुल भी ना हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी क्या है? अनचार्ज्ड है। इसके बाद बस ये थोड़ा सा एक पेपर में पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है उससे हम क्या पता करते हैं, तो आप लोग उससे बता सकते हो कि आप डिटेक्ट करते हो कि कोई बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है। चार्ज को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंसुलेटर? इनमें से इंसुलेटर कौन नहीं है? क्वेश्चन ये है, तो कौन नहीं है इनमें से इंसुलेटर? एबोनाइट। एबोनाइट तो होता है, एबोनाइट इज इंसुलेटर। आपको पता है एबोनाइट क्या रहेगा? एक इंसुलेटर रहेगा। एबोनाइट पेंसिल के अंदर होता है, ठीक है, तो वो क्या है? इंसुलेटर है। बेकेलाइट, ये भी क्या होता है? इंसुलेटर है। इससे हम लोग ये गर्ल्स की चूड़े वगैरह बनते हैं बेकेलाइट की हेल्प से। इसके बाद मोइस्ट एयर, ये क्या रहेगा? ये एक अच्छा कंडक्टर तो मैं नहीं कहूंगा, बट ये एक कंडक्टर रहेगा, ये एक इंसुलेटर नहीं है। ड्राई एयर इज एन इंसुलेटर। रबर, रबर भी क्या है? एक इंसुलेटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। मोइस्ट एयर इज द राइट आंसर। ये आपके पास, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये आपके पास एबोनाइट है, ये बेकेलाइट इस तरह का बना होता है, ये चूड़ियां वगैरह इनसे बनाते हैं, ठीक है। रबर आपको पता ही है, हम लोग यूज करते थे स्कूल्स में, तब रबर बोलते थे। आजकल हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इरेजर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रोड ऑन बीइंग रब्ड विद सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड। ये बहुत ही ट्रेडिशनल डेफिनेशंस है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग यही डेफिनेशंस यूज करते आए हैं हमेशा से, कि जब एक ग्लास रोड को रब किया जाता है किसके साथ? सिल्क क्लॉथ के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ग्लास रोड पे आने वाला चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और अगर मैं उसके साथ बात करूं कि सिल्क क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आएगा, तो वो क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर इसने हमसे किससे पूछा कि चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रोड, ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, तो वो आंसर रहेगा पॉजिटिव चार्ज। ए इज द राइट आंसर।
ए इसका आंसर रहेगा। उसके बाद हमारे पास है इससे अगला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्टिंग इन नेचर। चर्चा की थी हम लोगों ने, कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। प्रोटॉन नहीं हो सकता, ठीक है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता। न्यूट्रॉन पे अगर आपसे कोई चार्ज पूछ ले कि न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो आंसर क्या रहेगा? जीरो। न्यूट्रॉन पे चार्ज रहता है हमेशा हमारा जीरो, तो आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन है वो। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। चार्ज इज ए पॉइंट, तो ये पहला ही गलत हो गया। चार्ज इज ए पॉइंट, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है मटेरियल की या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल की, एक प्रॉपर्टी है, ना कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि चार्ज कोई पॉइंट है। चार्ज कोई पॉइंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है, चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बिल्कुल सही बात है। जैसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ये भी करेक्ट है। टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर, ये भी सही है। दो ही टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट भी कूलम होती है। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी है। तो चार्ज इज ए पॉइंट, ये आपका आंसर गलत है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आपके पास आता है सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। रेस्ट के ऊपर जब इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो उसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी? क्या होगी? फिर पहला ऑप्शन है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बिल्कुल सही आंसर है हमारे पास। जब वो रेस्ट पे होगा तो कौन सी यूनिट होगी? ईएसयू। और जब वो मोशन में आएगा तब कौन सी होगी? ईएमयू, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो रेस्ट के ऊपर ये आंसर सही होगा। सेट कूलम ये भी सही है, फ्रैंकलिन ये भी सही है, यानी तीनों आंसर सही है। तो डी ऑप्शन आ जाएगा आपका। डी इज द राइट आंसर। ऑल दिस, डी इज द राइट आंसर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजीएस यूनिट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा, तब उसकी जो सीजीएस यूनिट क्या रहेगी? ईएसयू। गलत बात, ये तो किस पे होती है? रेस्ट पे जब वो हो। सेट कूलम, ये भी गलत बात, क्योंकि ये भी किसके लिए है? रेस्ट के लिए। एब कूलम, दिस इज द राइट आंसर। सी, ऑल दिस नहीं हो सकता, तो सी इज द राइट आंसर। तो आज ये हमने 6-7 क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद की क्लास हमारी, इससे नेक्स्ट आने वाली क्लास है, उसमें हम और भी अधिक क्वेश्चंस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक को का लेक्चर नंबर 2 अभी आपका आने वाला। इस पूरे चैप्टर को पढ़ते टाइम हम लोग जीरो लेवल से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और जेई लेवल तक के, ओलंपियाड लेवल तक के, नीट लेवल तक के क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। एक चैप्टर में हमारे मिनिमम 50 to 60 क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और उसके साथ साथ बिल्कुल बेसिक से थ्योरी स्टार्ट करके उसको हाई लेवल तक ले जाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।